हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरे सभी वीडियो आप लोग तक सीधी पहुँचे। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने वीडियो पे। सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के न्यूनतम तत्व है। मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों का उद्गम स्रोत एक ही है। 1945 के सप्रू प्रतिवेदन में मूल अधिकार को स्पष्ट रूप से दो भागों में बांटा गया था: न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय मूल अधिकार भाग 3 में है और जो हमारे संविधान जो है उसके भाग 3 में जो है वो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है। और निर्देशक तत्व जो अपरिवर्तनीय है वो संविधान के भाग 4 में है। इन दोनों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा व्यक्ति की गरिमा और कल्याण की प्राप्ति करना है। ये सिद्धांत पुरुष राज्य के विपरीत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व है जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना तथा कल्याणकारी का राज्य की स्थापना करना है। ये इनका परिचय हो गया। दोस्तों, मौलिक अधिकार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत में नागरिक के मौलिक अधिकार की मांग ब्रिटिश काल में ही शुरू हो गया था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय शुरू हुई राष्ट्रीय आंदोलन के समय मौलिक अधिकारों का संविधान में शामिल करने की मांग 3 कारणों से की गई। पहला, कार्यपालिका की स्वेच्छाचारी व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए। दूसरा, सामाजिक, आर्थिक और न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तीसरा, विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए। ये 3 कारणों से जो हमारे संविधान में जो पहले ये मौलिक अधिकार की मांग किया गया था, तो ये 3 कारण उसमें प्रमुख था। इसी तीनों कारण के कारण जो संविधान के लिए मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। भारतीय संविधान जनता को कुछ आधारभूत अधिकार प्रदान करता है जिन्हें राज्य भी समाप्त नहीं कर सकता। भारत में मौलिक अधिकार का संविधान द्वारा रक्षित किया गया है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार है जिसमें किसी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होता है। मूल अधिकार पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आक्रमण नहीं कर सकते, इसलिए संविधान में व्यापक सुरक्षा के उपलब्ध किए गए हैं। यदि कार्यपालिका का कोई निर्णय या विधायिका का कोई कानून अगर मौलिक अधिकार को हनन करता है तो न्यायालय द्वारा उससे अविधिमान्य करार दिया जाएगा, यानी अमान्य करार दिया जाएगा उस कानून को। हमारे संविधान में मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए सीधे उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान मौजूद है। इन अधिकारों के हनन की दशा में न्यायालय जाने का अधिकार भी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। इस प्रकार भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षण बनाया गया है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उन्हें जो हमारे जो संविधान द्वारा प्राप्त जितने भी मौलिक अधिकार है उन्हें संरक्षक बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट को। मौलिक अधिकार का अर्थ। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं।
और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार है जो व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों का प्रयोजन राज्य पर युक्तियुक्त बंधन लगाकर मर्यादित शासन स्थापित करना है। इसे विधि समस्त शासन कहते हैं, जो मानवीय शासन से निम्न है। विधि समस्त शासन में कैसा है दोस्तों कि जितने भी जो शासन प्रणाली है, जो संविधान में जितने भी विधि विधान दिया गया है उसी के हिसाब से शासन की वजह, लेकिन जो मानवीय शासन है ये अपने जो उनका इच्छा होता है वैसे, जैसे राजतंत्र हो गया, लेकिन हमारे भारत में भी लोकतंत्र है। मौलिक अधिकार कई कारणों से मौलिक होते हैं, यानी मौलिक अधिकार कई कारणों से जो है एक मौलिक होता है, जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी जो संशोधन की प्रक्रिया होते हुए भी मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाता, इसीलिए इसे मौलिक कहते हैं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है ये व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक है। इसके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। दूसरा कारण। तीसरा कारण है इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे न्यायालय द्वारा और पुलिस प्रशासन जो है उसे दंडित करेगा इस अधिकार का उल्लंघन करने के लिए। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है, चाहे वो देश के कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो गरीब हो, चाहे कोई लीडर हो या पुलिस प्रशासन हो, उसके लिए भी एक मौलिक अधिकार मूल रूप से समान है। मौलिक अधिकार का प्रकार या अवलोकन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। संविधान लागू होते समय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन समाजवादी आदर्श के प्राप्ति एवं भारत में व्याप्त आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए संविधान में 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अतः वर्तमान में भारतीय संविधान के में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें अनुच्छेद 14 से 35 तक वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार निम्नलिखित है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक वर्गीकृत किया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। यहाँ पे दोस्तों हमने जो जितने भी अधिकार है इसका एक एक अनुच्छेद के अनुसार मैंने वर्णन किया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, यानी जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के, सभी नागरिक जो हमारे देश में शासन व्यवस्था है और कानून जो बना हुआ है वो सभी नागरिकों को समान लागू होता है और सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि उसे समान संरक्षण दे। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव का प्रतिषेध, यानी जो पहले के ज़माने में जितने भी ये भेदभाव होते थे, ये उस धर्म का है, ये वहाँ जन्मा, ये जाति है, ये स्त्री पुरुष या कोई जन्म स्थान के आधार पर, तो इस चीज़ का प्रतिषेध किया गया है, यानी प्रतिबंध लगाया गया है इन चीज़ों पर। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अनुच्छेद 17
अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषेध, यानी जितने भी छुआछूत था इसका अंत और उसका जो जितने भी प्रचार करते थे लोग उस पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 17 के अनुसार। अनुच्छेद 18 में कहा गया है सेना या विधि संबंधी सामान्य के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक, अर्थात सेना और विद्या संबंधी जितने भी उपाधि दिए जाते हैं वो सेना में और विद्या संबंधी दिए जाते हैं, बाकी और जितने भी उपाधि है वो नागरिकों को बाहर से जो मिलते हैं वो सभी उपाधि बंद है। यह अनुच्छेद 18 में कहा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्गीकृत किया गया है। अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को 6 अधिकार प्रदान है, 6 स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, वो है अनुच्छेद 19 में। इसमें पहला अधिकार है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है इसमें। दूसरा इसमें अधिकार दिया गया है शांतिपूर्ण और निरयुद्ध सम्मेलन का अधिकार, यानी शांतिपूर्ण तरीके से और कोई बिना झगड़ा लड़ाई किए कोई सम्मेलन आयोजित करना। संगम संबंध या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, यानी कोई भी समिति या कोई भी जो संगम होता है आपस में जो मिल आपको कोई समिति तैयार कर दे गाँव की भलाई के लिए या कुछ और के लिए, तो उससे ये अधिकार दिया गया है। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सौवर्त आबद्ध संरचना का अधिकार, यानी भारत में कहीं पे भी जाके आप काम रह सकते हैं या कुछ अपना व्यापार कर सकते हैं। भारत के राज्य किसी क्षेत्र में निर्वैध घूमने और बस जाने का अधिकार, ये आपको 5वां अधिकार दिया गया है इसके तहत। और छठा अधिकार है कोई भी वित्तीय व्यापार या कारोबार करने का, लेकिन इसमें भी कुछ कारोबार ऐसे है जैसे जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत होता है, जैसे ठेके का हो गया। और इसमें कुछ कारोबार ऐसे भी है जो गैर कानूनी है, जैसे ड्रग्स सप्लाई करना, तो ये गैर कानूनी अपराध है। ये काम करने पे आपको न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यदि जब हम कोई अपराध भी करते भी नहीं है और उस पर भी कोई लगा दे कि हाँ ये है कि ये करने वाला था या कुछ और, तो इसमें ये स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी जो आत्महत्या करने वाला जो भी है या देह का व्यापार करते हैं तो इसके लिए जो जबरन ये काम करवाता है उसका संरक्षण इस कानून के इस अधिकार में दिया गया है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। अनुच्छेद 23 मानव और दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध, यानी जितने भी मानव का दुर्व्यवहार किया जाता है या कोई भी व्यापार ऐसा है जिसमें मानव को नुकसान पहुंचता हो या जो जितने भी बाल श्रम है, जितने भी बच्चे चाइल्ड लेबर है, इसके ऊपर रोक लगाया गया है। कारखाने आदि में 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध है, यानी कि आप किसी भी कंपनी में जाते हैं उसमें देखते हैं तो उसमें 14 पहले लिखा होता है बोर्ड पे कि 14 वर्ष के बच्चे का अंदर आना मना है, तो ये अनुच्छेद 24 के तहत लिखा होता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक जो वर्णन किया गया हमारे संविधान में। अनुच्छेद 25 अंतरकरण और धर्म की अवैध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, किसी भी आदमी को कोई भी धर्म अपनाने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है, वो किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 किसी भी धार्मिक कार्यों को आयोजन करने का अधिकार देता है, लेकिन वो भी कुछ लिमिट तक। अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि जैसे कोई धर्म जो अपना विकास करना चाहता हो या कुछ करना चाहता हो तो वो जो फंडिंग है वो अपना चंदा के हिसाब से जुटा सकता है, लेकिन वो भी कानूनी तरीके से, लेकिन उस फंडिंग का उपयोग आप किसी भी कट्टरपंथी के लिए यूज नहीं कर सकते। अनुच्छेद 28
कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का स्वतंत्रता, यानी कुछ शिक्षा स्थानों में या धार्मिक शिक्षा की या धार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने का स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के हिसाब से सभी नागरिकों को प्राप्त है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, यानी जितने भी अल्पसंख्यक है, आदिवासी समुदाय है, इनकी भाषा, लिपि और संस्कृति की जो है वो सुरक्षा गवर्नमेंट करेगी। अनुच्छेद 30 शिक्षा स्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अधिकार जितने भी शिक्षा स्थान है वो भी अपने हिसाब से प्रबंधन कर सकते हैं, इसका स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्म की संज्ञा दिया था। संविधान उपचारों के अधिकार के अंदर 5 प्रकार के अधिकार हैं। एक है बंदी पक्षीकरण, दूसरा है परामर्श, तीसरा है निषेधाज्ञा, चौथा है अधिकार शिक्षा और 5वां है उत्प्रेषण रिट। इसको हमने आगे डिस्क्राइब किया है एक एक करके। बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। जैसे भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तभी हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि उसे 24 घंटे के अंदर नज़दीकी किसी भी न्यायालय में उसे पेश किया जाए और उससे जस्टिस के सामने लाया जाए। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। यानी इसमें ये कहा गया है कि यदि गिरफ्तारी का जो तरीका है वो गैर कानूनी या संतोषजनक न हो, मतलब कि एक तो वो उसने कोई अपराध नहीं किया हो और उसे बेवजह गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा उसे गिरफ्तारी पे विश्वास नहीं है, इसीलिए न्यायालय उसे छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। परमादेश यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। जैसे कि जो घूस लेने का है या कुछ और भी जो काम है, अभी तो हर जगह चलता है ये चीज़, तो इसके ऊपर आदेश जारी करता है न्यायालय द्वारा, ये परमादेश जारी किया जाता है। निषेधाज्ञा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख जारी करती है। यानी जितने भी कोई भी निचली अदालत है और वो अपने जितने भी अधिकार है उसके अतिक्रमण का मतलब अपने मनमानी करना, और कोई भी मुकदमे को सुनवाई करता है तो उसके ऊपर ये आदेश जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, और तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर उस व्यक्ति को उस पद से कार्य करने से रोक सकता है। ये कहा गया है इसमें। उत्प्रेषण रिट जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उससे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ये उत्प्रेषण रिट के अनुसार किया जाता है। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 31 को नहीं बताया है मैं, ये आप लोग अपने बुक में देख करके मुझे कमेंट करना, और कोई डाउट हो तो मैं अपने कमेंट में इसे शामिल कर दूंगा या लोड कर दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।
थैंक यू।